तो स्वागत है दोस्तों आप लोगों को हमारे YouTube चैनल सिकंदर स्टडी सेंटर में। दोस्तों मैं एक बार फिर से क्लास 10th का इकोनॉमिक्स आर्ट्स में इकोनॉमिक्स बुक चैप्टर नंबर 4 इस चैप्टर का आज सारे आंसर क्वेश्चन करेंगे। तो दोस्तों इसके पहले मैंने चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 उन सारे एक चैप्टर का आंसर क्वेश्चन करवा दिया हूं। अगर जो उन सारे वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो उसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर जो वहाँ पे आपको नहीं मिलते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, इकोनॉमिक्स क्लास 10th आंसर क्वेश्चन से प्लेलिस्ट बना होगा, आप उसमें जाइए, वहाँ पे सारा वीडियो आपको इकोनॉमिक्स का मिल जाएगा चैप्टर बाय चैप्टर। तो चलिए बिना टाइम को गवाए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरा नाम जान लीजिए। मेरा नाम है सिकंदर कुमार और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल सिकंदर स्टडी सेंटर। दोस्तों अगर जो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए होंगे, पहली बार अगर जो इस चैनल पे आए होंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मैं अभी इकोनॉमिक्स का बना रहा हूँ, मैथ, साइंस और सारे सब्जेक्ट का मैं क्लास 9th और 10th का सारे सब्जेक्ट का थ्योरी और आंसर क्वेश्चन करवाता हूँ। तो इसी प्रकार से हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम लोग चलेंगे लघु उत्तरी प्रश्न से। वस्तुनिष्ठ और ये रिक्त स्थान का आंसर पीछे में दिया हुआ है, आप वहां से देखकर कर लीजिएगा। चलते हैं हम सीधा लघु उत्तरी प्रश्न में। हमारा प्रश्न क्या है? वित्तीय संस्था से आप क्या समझते हैं? क्या है प्रश्न? वित्तीय संस्था से आप क्या समझते हैं? तो देखिए इसे हम लोग समझते हैं। तो वित्तीय संस्था हमारे देश का वह ऐसी संस्था जो आर्थिक विकास के लिए उद्यम एवं व्यावसायिक क्षेत्र में वित्तीय आवश्यकताओं को पूर्ति करता है। यानी कि हमारे देश में वैसी संस्था जो हमारे जैसे मैं उद्योग को खड़ा करना चाहता हूँ, किसी व्यवसाय को करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे ऋण का जरूरत होगा। तो उस ऋण को हमें तो ऐसा ऋण मुझे कहाँ से मिलेगा? तो वित्तीय संस्था के द्वारा हमें मिलेगा। यानी कि साख और ऋण प्राप्त करने की संस्था को क्या कहते हैं? वित्तीय संस्था कहते हैं। तो उसी बात को यहाँ पे लिखा गया है कि हमारे देश की वैसी संस्था जो आर्थिक विकास के लिए उद्यम एवं व्यवसाय के क्षेत्र में वित्तीय आवश्यकताओं को पूर्ति करते हैं, उसे वित्तीय संस्था कहते हैं। समझ में आ रहा है? तो चलिए हमारा अब अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है राज्य की वित्तीय संस्था को कितने भागों में बांटा गया है? संक्षिप्त वर्णन करें। तो यहाँ पे मैं इसका भी उत्तर लिख चुका हूँ। देखिए यहाँ पे मैं लिखा हूँ राज्य की वित्तीय संस्था को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है गैर संस्थागत और दूसरा है संस्थागत। तो गैर संस्थागत क्या है? तो इसके अंतर्गत सेठ, साहूकार, महाजन, व्यापारी, रिश्तेदार एवं अन्य दोस्त इत्यादि से ऋण की पूर्ति होती है। जैसे मैं किसी भी उद्योग या कोई कार्य को किया तो उसके लिए मुझे ऋण कहाँ से मिलेगी? साहूकार, महाजन, व्यापारी, रिश्तेदार, सेठ, साहूकार, मतलब इनसे हमें ऋण प्राप्त होगी, उसे गैर संस्थागत कहते हैं। और संस्थागत किसे कहते हैं? तो इसके अंतर्गत सरकारी बैंक, प्राथमिक सहकारी समिति, भूमिका विकास बैंक के क्षेत्रीय ग्रामीण, मतलब ये संस्थागत में क्या होता है कि किसी भी कार्य को करने के लिए हमें बैंक या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक या तो फिर प्राथमिक सहकारी समिति, इससे हमें ऋण मिलेगी। ठीक है, तो समझ में आ रहा है। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? किसानों को साख अथवा ऋण की आवश्यकता क्यों होती है? तो किसानों को साख अथवा ऋण की आवश्यकता क्यों होती है? चलिए इसे देखते हैं हम लोग। तो अगला प्रश्न में है किसानों को साख अथवा ऋण की आवश्यकता क्यों होती है? तो आप सीधा समझिए, आसान भाषा में हम लोग क्या है? एक छोटे मोटे किसान हैं। तो हमें किसान है तो कभी कभार तो हम लोगों को खेती हो जाती है, लेकिन कभी कभार खेती नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से मेरे पास मतलब पूंजी नहीं रह पाता है, तो हमें ऋण की आवश्यकता होती है। तो इसी बात को यहाँ पे दर्शाया गया कि हम जानते हैं कि हमारे यहाँ के अधिकांश किसान छोटे या सीमांत किसान के श्रेणी में आते हैं, जिनके पास आय की कमी है तथा वे अपना बचत नहीं के बराबर कर पाते हैं, जिसके कारण वे कृषि एवं उससे संबंधित उद्योग में उपेक्षित निवेश नहीं कर पाते हैं तथा किसान को कृषि के लिए खाद, बीज, सिंचाई इत्यादि के लिए साख अथवा ऋण की आवश्यकता होती है। आप समझ रहे हैं, मैं बिल्कुल वही बात यहाँ पे लिखा हूँ जो बात हमारे जीवन में अभी तक मतलब चल रहा है। हम लोग एक किसान का ही
बच्चा है। ठीक है, तो समझ में आ रहा है हम लोगों को ऋण की आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि हमारे पास पूंजी का अभाव होता है और बीज खाद वगैरह हम कहाँ से कर पाएंगे, इसलिए हम लोगों को ऋण की आवश्यकता होती है। और उसके बाद जो पैदा होता है उसके बाद उसे बेचकर उसे ऋण लौटा दिया जाता है। समझ गए? चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। फिर है व्यावसायिक बैंक कितने प्रकार की जमा राशि को स्वीकार करते हैं, संक्षिप्त विवरण करें। तो चलिए हम लोग इसे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। तो मैं यहाँ पे लिखा हूं व्यावसायिक बैंक 4 प्रकार के जमा राशि को स्वीकार करती है। पहला क्या हो गया? अस्थाई जमा। अस्थाई जमा कहने का मतलब है, आप लोग इसे आसान भाषा में समझिए कि हम लोग को बोला जाता है कि बैंक में आप पैसा फिक्स कर दो। क्या होता है कि पैसा फिक्स कर दो, अब 3 साल के लिए 1 लाख रुपया फिक्स कर दो, मैं उसे 1.5 लाख दूंगा 3 साल के बाद। तो वही बात को यहाँ पे इस तरह से लिखा गया है कि अस्थाई जमा में, अस्थाई जमा खाते में रुपया एक निश्चित अवधि जैसे 1 वर्ष या इससे अधिक समय के लिए जमा किया जाता है। निश्चित अवधि के अंदर यह राशि नहीं निकाली जाती है। जो पैसा फिक्स हो जाता है उसे निकाला नहीं जाता है। ठीक है, और फिर उसके बाद है इस प्रकार के जमा को सावधि जमा कहते हैं। जमा किए गए राशि पर बैंक आकर्षक ब्याज देती है। ठीक है, समझ में आया? अस्थाई जमा राशि। इसके बाद हमारा आता है अगला है चालू जमा, मतलब चालू जमा जिससे हम लोग पैसा रोज निकाल सकते हैं और रोज जमा कर सकते हैं, तो उसी को कहते हैं चालू जमा। तो चालू जमा खाते में रुपया जमा करने वाले अपनी इच्छा अनुसार जब चाहे रुपया जमा कर सकते हैं और जब चाहे निकाल सकते हैं। समझ रहे हैं? इसके बाद है इसमें किसी प्रकार का प्रबंधित नहीं होता है, इसे मांग जमा भी कहते हैं। ये जमा व्यापारियों एवं बड़ी बड़ी संस्थाओं के लिए विशेष रूप से सुविधाजनक है। ठीक है, अगला आता है संचयी जमा। तो संचयी जमा क्या है? इस प्रकार के खाते में रुपया जमा करने वाले जब चाहे रुपया जमा कर सकता है, परंतु निकालने का अधिकार सीमित होता है। वह जमा राशि एक निश्चित रकम से अधिक नहीं हो सकता। इससे चेक की सुविधा भी प्रदान करते। जैसे में हम लोग जमा, तो जैसे में मुझे 60,000 रुपया जमा करना है तो मैं तो जमा कर दिया, लेकिन जब निकालने जाएंगे तो मुझे बैंक वाला 60,000 रुपया नहीं देगा। तो मुझे क्या होती है कि चेक मिलती है वहां से, और चेक मिलती है उसके बाद निकासी का काम होता है। समझ रहे हैं? उसके बाद है आवर्ती जमा। तो आवर्ती जमा क्या होगा? इस प्रकार के खाते में व्यावसायिक बैंक अपने ग्राहकों से एक निश्चित रकम जमा के लिए, मतलब निश्चित रकम जमा के रूप में प्रति माह के निश्चित अवधि 60 या 72 माह के लिए ग्रहण करता है और इसके बाद एक निश्चित रकम देता है। समझ रहे हैं? मतलब एक निश्चित समय के लिए रख लेता है, उसके बाद उसे देता है। इसके बाद हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 5 में सहकारिता। सहकारिता से आप क्या समझते हैं? तो चलिए इसे भी हम लोग देखते हैं। तो सहकारिता का शाब्दिक अर्थ होता है, क्या होता है? सहकारिता का शाब्दिक अर्थ होता है एक साथ मिलजुल कर कार्य करना। सहकारिता में 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का स्वैच्छिक संगठन होता है जिसमें शामिल लोग एक समाज आर्थिक उद्देश्य के प्राप्ति के लिए मिलजुल कर कार्य करते हैं। जैसे में हम लोग इसे आसान भाषा में समझे तो इसे कहा जाता है क्या? पार्टनर। जैसे में हम लोग कोई उद्योग को करना चाह रहे हैं तो एक व्यक्ति तो उतना पूंजी नहीं लगा पाएगा, लेकिन कई व्यक्ति मिलकर उस उद्योग को कर पाएंगे। तो उसी प्रकार को उद्योग को क्या कहते हैं? उसी प्रकार के उद्योग को कहते हैं सहकारिता। ठीक है, समझ गए? जैसे में मैं किसी कार्य को, मतलब किसी भी उद्योग को करने के लिए मेरे पास पूंजी नहीं है, तो जैसे में मैं 5-10 लोगों के साथ मिलकर उस काम को करूंगा तो कितना आसान होगा। तो उसी बात को हम लोग कहते हैं सहकारिता। चलिए अगला प्रश्न है हमारा स्वयं सहायक समूह से आप क्या समझते हैं? तो इसे मैं दर्शा गया हूं। स्वयं सहायक समूह ग्रामीण क्षेत्रों में 15 से 20 व्यक्तियों, खासकर महिलाओं को एक समूह है जो अपनी बचत तथा बैंकों से लघु ऋण लेकर अपने सदस्यों के परिवार जरूरतों को पूरा करते हैं तथा ग्रामीण विकास में महिला शक्तिकरण में योगदान देते हैं। जैसे में इसे समझिए कि अभी चल रही है जीविका। क्या चल रही है? जीविका। इसमें क्या होता है? 15 से 20 महिलाएं मिलकर एक कमेटी के रूप में उसे चलाती है, और उससे क्या होता है कि
बचत के तौर पर बैंकों से लघु ऋण लिया जाता है, मतलब छोटा मोटा ऋण लिया जाता है और अपने सदस्यों के परिवार के जरूरत के अनुसार उसे दिया जाता है, उसके बाद उसे लौटा दिया जाता है। ठीक है, तो इसी को कहते हैं स्वयं सहायक समूह। ठीक है, इसके बाद अगला है भारत में सहकारिता की शुरुआत किस प्रकार हुई। मतलब भारत में सहकारिता का शुरुआत किस प्रकार हुई, संक्षिप्त वर्णन करें। तो भारत में सहकारिता की शुरुआत निर्धन तथा कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए एवं किसानों को सस्ती दर पर ऋण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से हुआ और इस समिति की संस्थापक पर जोर दिया जाने लगा। सर्वप्रथम 1904 ईस्वी में एक सहकारिता साख समिति विधान पारित हुआ। इस समिति में गांव या नगर में क्या है, गांव या नगर में कोई भी 10 व्यक्ति मिलकर सहकारी साख समिति की स्थापना कर सकते थे। ठीक है, इसके अंतर्गत स्थापित होने वाली समितियों की कार्य में सुविधा लाने तथा इसके क्षेत्र को विस्तृत करने के लिए 1912 ईस्वी में एक और अधिनियम बनाया गया। इस अधिनियम में ऋण के अलावा अन्य उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सहकारी समिति के स्थापित कर तथा प्राथमिक समितियों को देखभाल करने के लिए केंद्रीय संगठन की स्थापना की गई थी। इसकी प्रगति की समीक्षा एवं भावी विकास के रूप में रेखा निर्धारित करने के उद्देश्य से 1914 ईस्वी में मैक्सलेगन समिति के नियुक्त किया गया। 1919 में राजनीतिक के सुधारों के अनुसार सहकारिता प्रांतीय सरकारों को हस्तांतरित विषय बन गई। इस प्रकार भारत में सहकारिता का शुरुआत हुई। ये मैं अपने से लिखा हूँ और ये मैं अपने से लिखा हूँ। अगर जो आप लोग भी चाहेंगे तो इसे लिख सकते हैं, वीडियो को रोककर आराम से इसे आप लोग लिख सकते हैं, नहीं तो मैं समझा दिया हूँ, आप अपने मन से भी लिख सकते हैं। अगला है प्रश्न हमारा, सूक्ष्म वित्त योजना को परिभाषित करें। तो सूक्ष्म वित्त योजना क्या है, तो इसके बारे में जान लीजिए। वैसा वित्तीय संस्था जो गरीब एवं जरूरतमंद लोगों को स्वयंसेवी संस्था के माध्यम से छोटे पैमाने पर कम ब्याज दर पर ऋण प्रदान करता है, उसे सूक्ष्म वित्तीय संस्था कहते हैं। सूक्ष्म वित्त योजना के द्वारा गांव, कस्बा और जिला में गरीब लोगों को साख अथवा ऋण की सुविधा प्राप्त होती है। यानी कि क्या होता है, सूक्ष्म वित्तीय संस्था में गरीब एवं जरूरतमंद लोगों को स्वयंसेवी संस्था के माध्यम से उसे छोटे पैमाने पर यानी कम ब्याज दर पर और उसे ऋण प्रदान दिया जाता है, उसे हम लोग सूक्ष्म वित्तीय संस्था कहते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग सारा प्रश्न कर लिए लघु उत्तरीय प्रश्न में। अब चलते हैं हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में हमारा क्या है, राष्ट्रीय वित्तीय संस्था किसे कहते हैं, इसे कितने भागों में बांटा गया है, वर्णन करें। तो इसका आंसर थोड़ा सा लॉन्ग जाएगा, आप लोग लिखना चाहते हैं तो वीडियो को रोककर आप लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए मैं यहाँ पे सबसे पहले राष्ट्रीय वित्तीय संस्था को मैं यहाँ परिभाषित कर देता हूँ। तो वैसे वित्तीय संस्था जो पूरे देश के लिए वित्तीय एवं साख नीतियों को निर्धारण तथा निर्देशन करती है तथा राष्ट्रीय स्तर पर वित्त का प्रबंध करती है। यह 2 भागों में बांटा गया। ठीक है, इसे 2 भागों में बांटा गया है। पहला भारतीय मुद्रा और दूसरा है भारतीय बाजार, पूंजी बाजार। तो पहला हम लोग भारतीय बाजार के बारे में लिख लेते हैं। देश के वैसे मौद्रिक बाजार जो उद्योग एवं व्यवसायिक के क्षेत्र में अल्पकालीन या मध्यकालीन वित्त का प्रबंधन करती है, उसे भारतीय मुद्रा बाजार कहते हैं। मतलब छोटे रूप में उद्योग एवं व्यवसाय के लिए छोटा मोटा ऋण प्रदान करती है, उसे क्या कहते हैं, भारतीय बाजार कहते हैं। अगला है भारतीय पूंजी बाजार। तो देश के ऐसे मौद्रिक बाजार जो उद्योग एवं व्यवसाय के तौर पर क्षेत्र में दीर्घकालीन ऋण प्रदान करती है, उसी को भारतीय पूंजी बाजार कहते हैं। मतलब इसमें कोई भी उद्योग के लिए बड़ा मात्रा में ऋण देती है। ठीक है, तो इसे 2 भागों में बांटा गया है। पहला संगठित और दूसरा है असंगठित। संगठित में क्या है, इसके अंतर्गत वाणिज्य बैंक, निजी क्षेत्र के बैंक, सार्वजनिक बैंक एवं विदेशी बैंक शामिल होता है। उसके बाद आता है हमारा असंगठन। तो इसके अंतर्गत देशी बैंक आते हैं, हमारे देश के अंदर जितने भी बैंक हैं वो आते हैं। उसके बाद संगठित बैंकिंग प्रणाली 3 भागों में बांटा गया है। पहला केंद्रीय बैंक, दूसरा वाणिज्य बैंक और तीसरा है सहकारी
बैंक। तो इसे सबसे पहले हम लोग सोल्व कर मतलब इसके आंसर लिख लेते हैं। हमारे देश के केंद्रीय बैंक का नाम आरबीआई है। इसकी स्थापना 1935 ईस्वी में हुई थी। यह सही बैंकों का शीर्ष बैंक है। ठीक है। दूसरा है वाणिज्य बैंक। तो वैसे वाणिज्य बैंक जो सरकार के सीधे नियंत्रण में रहकर कार्य करती है इसे राष्ट्रीयकृत वाणिज्य बैंक कहते हैं। परंतु ऐसे वाणिज्य बैंक जो सरकार के सीधे नियंत्रण में रहकर कार्य नहीं करती है उसे निजी क्षेत्र के वाणिज्य बैंक कहते हैं। अगला है सहकारी बैंक। तो आपसी सहयोग एवं सद्भावना के आधार पर कार्यशील वित्तीय संस्था को सहकारी बैंक कहते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 2 में दीर्घ का राज्य स्तरीय संस्थागत वित्तीय स्रोत के कार्यों पर वर्णन करना है। तो हमारा अगला है, तो देखिए राज्य स्तरीय संस्थागत के निम्नलिखित स्रोत हैं। पहला है क्या, संगठन। दूसरा है गैर संगठन। तो गैर संगठन के बारे में हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं। इसके अंतर्गत महाजन, सेठ, साहूकार, दोस्त, व्यापारी, रिश्तेदार एवं अन्य से साख या ऋण की सुविधा प्राप्त होती है। इसके पहले ही हम समझाएं कि गैर संगठन में क्या होता है कि दोस्त रिश्तेदार से हमें ऋण प्राप्त हो जाती है, सेठ साहूकार से। इसके बारे में और लिखेंगे, गैर संस्थागत में महाजन को अपने लोकप्रिय साधन माना जाता है। इनसे लोगों को कर्ज लेना सहज एवं सरल होता है। महाजन, सेठ, साहूकार ग्रामीण उत्पादनों एवं उपयोग संबंधी कार्यों के लिए उपलब्ध कराते हैं। ऋण देने के आधार पर ऋणी के अमानत स्वरूप इसके जमीन, जेवरात गिरवी रख लिया जाता है। यदि समय पर ऋणी ऋण भुगतान नहीं करता है तो उसके अमानत स्वरूप रखी हुई वस्तु को बेच या गला दिया जाता है और ब्याज की दर से काफी ज्यादा हो जाती है। तो यदि इसकी अदायगी समय पर न किया जाए तो ऋण को चुकाना काफी कष्टदायक हो जाता है। ठीक है। इसके बाद आता है संस्थागत। तो इसमें मैं बताया हूं पहले ही कि राज्य में सहकारी बैंक, प्राथमिक सहकारी समिति, भूमि विकास बैंक, व्यावसायिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, नाबाई एवं अन्य से ऋण की सुविधा प्राप्त होती है। उसके बाद है यहाँ पे क्या, सहकारी बैंक के बारे में और भी लिखेंगे तो हो जाएगा आपसी सहयोग एवं सद्भावना के आधार पर कार्यशील वित्तीय संस्था को सहकारी बैंक कहते हैं। यह 3 स्तर पर कार्य करती है। पहला ग्रामीण स्तर, दूसरा जिला स्तर, तीसरा राज्य स्तर। तो पहला ग्रामीण स्तर में लिखेंगे हम लोग प्राथमिक सहकारी समिति, और जिला स्तर में लिखेंगे केंद्रीय सहकारी समिति, और तीसरा में लिखेंगे राज्य स्तरीय पर राज्य सहकारी समिति। इसके द्वारा किसानों को अल्पकालीन या मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन ऋण की सुविधा उपलब्ध होती है। प्राथमिक सहकारी समिति में लिखेंगे प्राथमिक सहकारी समिति कृषि क्षेत्र के अल्पकालीन ऋण की आवश्यकता की पूर्ति करती है। इसमें गांव या क्षेत्र के कोई भी कम से कम 10 व्यक्ति मिलकर एक प्राथमिक साख समिति का निर्माण कर सकते हैं। यह उत्पादन के क्षेत्रों में 1 वर्ष के लिए ऋण प्रदान करती है। विशेष परिस्थितियों में इनकी अवधि 3 वर्ष तक के लिए बढ़ाई जा सकती है। ठीक है। इसके आगे आता है भूमि विकास बैंक। तो भूमि विकास बैंक किसान का दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है। यह किसानों को भूमि को बंधक रखकर कृषि में सुधार एवं विकास के लिए खोला गया है। इसमें भूमि विकास बैंक कहा जाता है। इसे ही भूमि विकास बैंक कहा जाता है। अगला है कृषि में विकास के लिए ट्रैक्टर, पावर टेलर, पंपिंग सेट इत्यादि खरीदने के लिए 15 से 20 वर्ष तक का ऋण प्रदान करता है। चौथा है व्यावसायिक बैंक। तो व्यावसायिक बैंक किसानों को अधिक मात्रा में ऋण प्रदान करता है। ठीक है। और 5वां है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक समिति किसानों, छोटे किसानों तथा कमजोर वर्ग के ऋण लेकर उन्हें मदद करते हैं। अगला प्रश्न हमारा है सहकारिता। तो अगला प्रश्न है व्यावसायिक बैंक के प्रमुख कार्यों की विवेचना करें। तो व्यावसायिक बैंक के प्रमुख कार्य क्या क्या हैं उन पे विवेचना करना है। तो चलिए मैं उसे करता हूं। तो व्यावसायिक बैंक में निम्नलिखित
कार्य हैं। पहला जमा राशि को स्वीकार करना, ऋण प्रदान करना। फिर है तीसरा में समान उपयोगी संबंधित कार्य करना। चौथा में एजेंसी संबंधी कार्य। तो पहला में हम लोग लिखेंगे जमा राशि को स्वीकार करना में। तो व्यावसायिक बैंक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य अपने ग्राहकों से जमा राशि के रूप में मुद्रा प्राप्त करना है। ये जमा राशि बैंक के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है। बैंक अपने ग्राहकों से मुख्यतः 4 प्रकार के जमा राशि को स्वीकार करता है, जैसे में अस्थायी जमा, चालू जमा, संचयी जमा और आवर्त जमा। जैसे में पीछे में हम लोग बात की हैं वही सब बात है यहाँ पे। दूसरा है ऋण प्रदान करना। तो व्यावसायिक बैंकों के द्वारा मुख्य कार्य है लोगों को ऋण प्रदान करना। बैंक के पास जमा के रूप में जो रुपया आता है उसमें से एक निश्चित राशि नगद कोष में रखकर शेष रुपया दूसरे व्यक्तियों को उधार दे दिया जाता है। ठीक है। इसके बाद में और लिखेंगे इसमें, बैंक अपने ग्राहकों को अभ्यासित या अल्पकालीन ऋण, नगद, खास आवर्धित ऋण एवं अग्रिम के रूप में ऋण प्रदान करता है। ठीक है। इसके बाद अगला है समान उपयोगी संबंधी कार्य। तो व्यावसायिक अपने समान उपयोगी संबंधी कार्यों को भी करता है। बैंक अपने ग्राहकों को यात्रिक चेक एवं साख प्रमाण पत्र डालकर इसे सुविधा एटीएम एवं क्रेडिट कार्ड के इत्यादि से सुविधा प्रदान करती है। चौथा है एजेंसी संबंधी कार्य। तो व्यावसायिक बैंक ग्राहकों को एजेंसी के रूप में सेवा प्रदान करते हैं। इसके अंतर्गत चेक, बिल व ड्रा का संकलन, ब्याज तथा लाभांश का संकलन तथा विवरण, ब्याज, ऋण की किस्त, बीमे की किस्त का भुगतान, कर्ज विक्रय, ड्राफ्ट तथा ड्राफ्ट द्वारा कोष का हस्तांतरण करती है। तो चलिए अगला प्रश्न हमारा है क्वेश्चन नंबर 4 में सहकारिता मतलब सहकारिता के मूल तत्व क्या है? राज्य के विकास में इसकी भूमिका का वर्णन करें। तो सहकारिता के मूल तत्व निम्नलिखित 3 हैं। पहला है सहकारिता में सदस्यों की ऐच्छिक होती है। फिर उसके बाद है दूसरा में क्या है, इनमें प्रबंधक एवं संचालक जनतंत्र आधार पर होता है। तीसरा है आर्थिक उद्देश्य में सामाजिक एवं नैतिक तत्व का शामिल होते हैं। सहकारिता का शाब्दिक अर्थ होता है एक साथ मिलजुल कर कार्य करना। जैसा कि मैं पीछे बताया हूं वही सब बात इसमें है। तो सहकारिता 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों को स्वैच्छिक संगठन होता है जिसमें शामिल लोग एक समान आर्थिक उद्देश्य के पूर्ति के लिए एक साथ मिलजुल कर कार्य करते हैं। इनमें सदस्य स्वैच्छिक होती है और इनमें लोग इसकी अपनी इच्छा से शामिल होते हैं। इन पर कोई बाहरी बंधक या दबाव नहीं होता है। फिर दूसरा में है इसका प्रबंधक व संचालक जनतंत्रात्मक आधार पर होता है। इसके सदस्यों के बीच पूंजी, हैसियत अथवा किसी अन्य आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। वे सभी के प्रकार समझते जाते हैं और सबको समान अधिकार प्राप्त होता है। चलिए हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, लास्ट प्रश्न दीर्घ उत्तरीय का 5वां प्रश्न है, स्वयं सहायक समूह में महिलाएं किस प्रकार की अपनी अहम भूमिका निभाती है, वर्णन करें। तो चलिए इसको भी हम लोग वर्णन करते हैं। तो देखिए ये प्रश्न बिल्कुल हमारे जैसा में हमारे गाँव में होता है उसी प्रकार से। देखिए स्वयं सहायक समूह में महिलाएं किस प्रकार की अपनी अहम, तो हमारा उत्तर यहाँ से है स्वयं सहायक समूह में महिलाएं अपना अहम भूमिका निभाती है। इस समूह का संचालन महिला ही करती है। मतलब जो समूह रहता है उसका संचालन महिला ही कोई होती है। यह महिलाओं के द्वारा ही आरंभ किया जाता है क्योंकि घर के काम निपटाने के बाद इसके पास समय रहता है। इसलिए महिलाओं को स्वयं सहायक समूह से जोड़ा गया है। इस समूह में जुड़कर परिवार की आय में वृद्धि करें। स्वयं सहायक समूह एक समान सामाजिक तथा आर्थिक स्तर की महिलाओं को एकत्र कर एक स्वैच्छिक और अस्थायी संस्था बनाती है। ये सभी महिलाएं पास पड़ोस का ही होती है। इस संस्था को नियम पूर्वक संचालित कर आपसी सहायता समूह को महिलाओं की अहम भूमिका होती है या निभाती है। समझ में आ रहा है? समझ में आ गया? चलिए हम लोग इसके बाद अगले चैप्टर देखेंगे, चैप्टर नंबर 5 रोजगार एवं सेवाएं। अगर जो इसका भी वीडियो आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का दबा लें
और इस लेसन का भी सारा आंसर क्वेश्चन इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। नहीं तो वहां नहीं मिलता तो हमारे यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे होगा इकोनॉमिक्स एनसीईआरटी आंसर क्वेश्चन, ठीक है। उसमें जाकर आप सारे चैप्टर का आप आंसर क्वेश्चन कर पाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज का वीडियो यहाँ पे समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।